नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं इसमें जो आपकी यूनिट हिंदी साहित्य यूजीसी नेट के लिए जो यूनिट 8 लगी हुई है या इकाई 8 में जो हमारे नाटक लगे हुए हैं, उन्हीं के मैं हर नाटकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना के आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं में उन प्रश्नों से आपको एक मदद हो मिले और आप अपने उन जो आपने अपने नाटक पढ़े हैं उनसे आप एक अपना अनुमान लगा पाएँ कि आप किस तरह की तैयारी में हैं और किस तरीके के प्रश्न आपसे सॉल्व हो रहे हैं और किस तरीके के प्रश्न आपसे छूट रहे हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि पहले मैं पूरी मूल पीडीएफ पढ़ता हूँ और मूल पीडीएफ पढ़ते पढ़ते ही मैं प्रश्न बनाता हूँ। तो यकीनन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई सारे प्रश्न फिर भी छूट जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं अपनी तैयारी में, हम यही देखते हैं कि जो हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन रहा है ना, देखो एक मिनट, जो हमारी मैं प्रूफ ले लेता हूँ। हमारी सबसे गंदी आदत क्या होती है, देखो, जो हमारे प्रश्न हम देख रहे होते हैं प्रश्न, उसमें जो हमें इजी प्रश्न मिलता है ना, वो सोचते हैं ये तो हम कर लेंगे आराम से, कठिन की तरफ भागते हैं, कठिन की तरफ भागते हैं। तो देखो, कठिन की तरफ भागने से मेरा मानना तो यह है कि कठिन की तरफ भागने से अच्छा ये है कि जो आपका इजी वाला पोर्शन है ना, जो बेसिक प्रश्न है, उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहाँ से आपके प्रश्न ना बने। तो अगर आप वो बेसिक प्रश्न को भी अच्छा कर लेते हो तो मैं लिख के देता हूँ, आपका आराम से यूजीसी नेट जीआरएफ हो जाएगा। क्योंकि देखो, नेट होना तो सब्जेक्ट का खेल है अपने, और जीआरएफ के लिए तो आपका फर्स्ट पेपर का भी होना ज़रूरी होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप दे चुके हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जिसमें पहला प्रश्न देखो क्या बन रहा है। पहला देखो, आज का नाटक है अंधेर नगरी। जैसे कि कल जो मैंने नाटक डाला था वो मैंने भारत दुर्दशा पे डाला था। अगर आपने उसके क्विज नहीं देखे तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और अगर आप उनको लगाते हैं तो मैं कंफर्म ये बोल सकता हूँ कि आपको अपने टॉपिक पे थोड़ा अच्छी खासी पकड़ बन सकती है। ठीक है, बाकी आपको मेहनत तो करनी है। अगर हम बोले कि इन्हीं पीडीएफ से आपका काम बन जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। देखो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट मारने पड़ेंगे, और आपको खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखो, बेबी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। रीज़न सिर्फ यही है कि आप इस चीज़ को समझ सको कि अंधेर नगरी नाटक कब का है। 1880, 1876, 1881, 1868। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1881। अगला प्रश्न देखो, अंधेर नगरी नाटक का गलत युग्म का चयन करें। प्रश्न संख्या दूसरा देखो, अंधेर नगरी जो नाटक है का गलत युग्म, इसमें नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह किया गया है। यह प्रहसन शैली में लिखा गया नाटक है। तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगति, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण है। इसमें बंगाल के किसी जमींदार को लक्ष्य करके लिखा गया है। जो अंधेर नगरी नाटक था, बंगाल के किसी जमींदार को लक्ष्य करके लिखा गया है। तो उसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, क्योंकि बंगाल के नहीं, बिहार के किसी जमींदार को लक्ष्य करके लिखा हुआ था। तो इसका गलत युग्म क्या हो गया? डी हो गया। बाकी ये तीन के तीन आपको याद रखना है कि ये प्रहसन शैली में लिखा हुआ है, नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह किया गया है, और तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगति, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण भी इसमें किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न, दूसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए था ये। देखो, तीसरा होना चाहिए था, जबकि लिखा दूसरा ही है। ठीक है, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। तो ये कथन किसका है? नारायण दास का, गोवर्धन दास का, महंत का और कुजड़ीन का। तो ये जो कथन है किसका है? महंत दास ने बोला था, और ये महंत दास ने इसको बोला था तीसरे अंक में। किस अंक में बोला था? याद रखेंगे, तीसरे अंक में। तीसरे अंक में किस चीज़ का उल्लेख है मैं बता देता हूँ आपको, जंगल का। ठीक है, किसका है? तीसरे अंक में क्या है? जंगल। हालांकि ये सब अंक वाली बातें सारी आएंगी, लेकिन मैं आप फिर भी बता रहा हूँ कि सेत सेत एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए वास। महंत बोलता है ये अपने संत, अपने शिष्यों को, नारायण दास को, गोवर्धन दास को। मुख्य रूप से ये गोवर्धन दास को सुना रहा होता है ये बात, लेकिन ये किस अंक में है? तीसरे अंक में बात बोली गई है। और तीसरे अंक का जो स्थान है वो क्या रखा गया है? दृश्य। दृश्य का नाम जंगल रखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है चौथी, 4। अंधेर नगरी में कुल कितने अंक हैं? ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था तुम्हें, तीसरे अंक की बात थी, 6, 8, 10, 13।
तो अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं? 6, 8, 10, 12। तो भैया नाटकों में तो आपने याद रखना है कि 6। और मैंने कल जो नाटक कराया था भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा में भी 6 अंक थे। कितने अंक थे दोस्तों? 6 अंक थे। और अंधेर नगरी में भी 6 अंक हैं। दोनों किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। तो याद रखना, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा दोनों में 6 अंक है। उस 6 अंक में भी दृश्य हैं, स्थानों के नाम हैं, याद रखना। अब देखो प्रश्न बन गया 5वां हमारा, अंधेर नगरी में अंकों का सार्थक क्रम। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपने एक बी कर देता हूँ, चलो मैं से सी और डी, अगर आपने ये सीरीज सही कर दी ना तो आपको इन 6 का एक ही बार में पता लग जाने वाला है। बाजार, बाह्य प्रांत, अरण्य, जंगल, शमशान और राज्यसभा, ये 6 अंक हैं। इनको एक सार्थक क्रम में लगा दो। इसी एक क्वेश्चन से आपके यूजीसी नेट में प्रश्न बना है और आगे भी बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए आप लोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो सबसे पहले प्रांत का नाम था बाह्य प्रांत। देखो जंगल का अभी मैंने बोला था कि तीसरे नंबर पे जंगल था। देखो बाजार, बाह्य प्रांत, अरण्य, ये कट हो जाता। राज्यसभा, बाजार, अरण्य, ये भी देखो कट था। शमशान, बाजार, बाह्य प्रांत, ये भी कट था। देखो तीसरे में जंगल था, हमें पता था। तो पहला अंक है बाह्य प्रांत, दूसरे का नाम है बाजार, तीसरे अंक का है जंगल, चौथे का राज्यसभा, पांचवे का अरण्य और छठे का शमशान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। यह प्रश्न थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है दोस्तों। अंधेर नगरी में पात्र की संख्या कितनी है? 26, 27, 28, 29। ठीक है, तो इसमें सही क्या है? 28। लेकिन ये मुख्य रूप से मिलते नहीं हैं 28, उसमें हैं 25, 26, 27 के समथिंग जाते हैं, लेकिन कई जगह में 28 भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है। अंधेर नगरी नाटक में एक दिन में रचा गया, अच्छा अंधेर नगरी नाटक एक दिन में रचा गया था तथा यह सर्वप्रथम कहाँ खेला गया? देखो भाई एक दिन में रचा गया है नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो एक दिन में रचा गया? तो अंधेर नगरी। 1881 प्रकाशन वर्ष है इसका। ठीक है, बिहार में, कलकत्ता में, आगरा में, 10 अश्वमेध घाट में। तो दोस्तों अंधेर नगरी नाटक जो है सबसे पहले कहाँ खेला गया था? 10 अश्वमेध घाट में खेला गया था। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न बोला, सूरदास भय कवि कुलराई, राम ने नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई, किस अंक में दिया हुआ है? ये बोल कौन रहा और किस अंक में दिया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बताएंगे पहले अंक में, दूसरे अंक में, तीसरे में या चौथे में। तो उसका सही उत्तर है पहला अंक। ये महंत, जब महंत नारायण दास और गोवर्धन दास जो बाह्य प्रांत का जो दृश्य है पहला वाला, उसी में ये गाना गाते आते हैं। ये बोलते हैं ना राम भजो जी वाला गाना जो है, उसी का ये एक लाइन है, सूरदास भय भय कवि कुलराई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। तो ये वाली लाइन पूछी जा सकती है। और कई लोग तो इसको अंधेर नगरी में भी लगाना पसंद नहीं करेंगे कि अंधेर नगरी की लाइन है, तो इसको किसी और चीज़ में डाल देंगे। जैसे सूरदास तुलसीदास से रिलेटेड कोई ऑप्शन बन लिया ना वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उसमें जाने की कोशिश करेंगे। तो अंधेर नगरी का ही ये कथन है। अब देखो 9वां प्रश्न, देखो क्या बोल रहा है 9वां प्रश्न। नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत सुंदर है, जो सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। तो जब मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब महंत नारायण दास और गोवर्धन दास को बोलते हैं चलो भाई भिक्षा लेने जाओ, तुम इधर को चले जाओ, तुम उधर को चले जाओ, जो भी अपनी दिशा बताता है, तब एक जो शिष्य है एक प्रकार से बोलता है कि नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत सुंदर है, पर जो सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। कौन बोल रहा है? महंत नारायण दास, गोवर्धन दास। तो उसका सही उत्तर क्या है? इसको बोलता है नारायण दास। इसको कौन बोलता है? नारायण दास बोलता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न बोल रहा है, महंत गोवर्धन दास को किन दिशा की ओर भेजता है? गोवर्धन दास को, भैया देखो दोनों को मैंने बोला ना, महंत एक दिशा को अलग भेज देता है, एक को अलग भेज देता है। तो बोल रहा है कि गोवर्धन दास को किस दिशा की ओर भेजा जाता है? पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो याद रखना गोवर्धन दास को भेजा जाता है पश्चिम की तरफ। और साथ में जो उनके दूसरे थे गोवर्धन दास थे और दूसरे कौन थे, दिमाग से हट, नारायण दास। नारायण दास को कहाँ भेजता है? पूर्व की ओर भेज देता है वो। आगे बढ़ते देखो, देखो यहाँ पे से कट रहा है पीडीएफ का, लेकिन मैं बोल दूंगा। गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग बहुत मालवर दिखाई पड़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रही है ना लाइन, यहाँ पे यहाँ लोग
मैं लिख देता हूँ, यहाँ लोग बहुत मालवर दिखाई पड़ते हैं। ये कौन बोल रहा है? नारायण दास, महंत और गोवर्धन दास। कौन बोलता है इस बात को? गोवर्धन दास बोलता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, देखो 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है? लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। ये लाइन कौन बोलता है? गोवर्धन दास बोलता है, महंत बोलता है, या नारायण दास बोलता है? ये कथन किसके लिए बोला गया है? तो मतलब ये किसने बोला था? तो ये बोला था किसने? महंत दास, महंत जी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगली लाइन आ रही है 13वें नंबर की। 13वां क्वेश्चन है, बादाम पिस्ते अखरोट अनार विही दाना मुनक्का किशमिश। जब ये दूसरे दृश्य में, जो बाजार का दृश्य है, जब इन दोनों जाते हैं वहाँ पे, तो हर कोई अपने सामान की क्या करता है? एक तारीफ के अनुसार बातें करता है, कि तारीफ सुनाता है कि सब कुछ टका शेर भाजी है। तो ये लाइन किसकी थी? कुजलिन की थी, हलवाई की थी, बनिया की थी, मुगल की थी। बादाम पिस्ते अखरोट अनार विही दाना मुनक्का किशमिश। तो ये किसने बोला था? बनिए ने, मुगल ने, हलवाई ने, कुजड़ीन ने। तो ये बोला था मुगल ने। किसने बोला था दोस्तों? मुगल ने ये बोला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्यार से कमेंट कर सकते हैं, और पसंद ना भी आए तो डिसलाइक भी कर ही सकते हैं, ठीक है। प्यार से कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या मुझे और करना चाहिए। कुछ जो आपका मन हो उस तरीके से आप अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं मुझे, ताकि मैं भी अपने में सुधार कर सकूँ। 14 प्रश्न देखो, नीच को पिता महा बनावे, वेद धर्म कुल मर जाता, सच्चाई बड़ाई सभी टेक सेक। तो ये लाइन किसकी है? नीच को पिता महा बनावे, वेद धर्म को मर जाता, सच्चाई बड़ाई सभी टेक सेक। मतलब टेक सेक क्या मतलब? टेक शेर है, सॉरी, ये टेक शेर, सभी टेक शेर। ये कौन बोल रहा है कि नीच को पिता महा बनावे, वेद धर्म कुल मर जाता, सच्चाई बड़ाई सभी टेक शेर, राजा मंत्री जात वाला बनिया। तो ये लाइन कौन बोलता है? जात वाला। जो जात वाला होता है उसकी ये डायलॉग होता है कि नीच को पिता महा बनावे, वेद धर्म कुल मर जाता, सजाई बड़ाई सभी टेक शेर, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो क्या बनना है। 15वां क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। क्यों बच्चा, इस नगर का क्या नाम है? कौन पूछता है? गोवर्धन दास, नारायण दास, या महंत? तो इसको क्वेश्चन को बोलता है गोवर्धन दास। और ये पूछता किससे है पता है? हलवाई से पूछता है। किससे पूछता है? याद रखना, हलवाई से पूछता है गोवर्धन दास। अगला प्रश्न बन रहा है, 16वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोवर्धन दास के पास कितने पैसे थे? 5 पैसे, 7 पैसे, 9 पैसे, 10 पैसे। बेसिक प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन बेसिक प्रश्न आप इनको बेसिक मत समझना, मैं यकीन से बोल रहा हूँ। यूजीसी नेट में भी ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। जो मैं तुम्हें एक साफ बता रहा हूँ, जो चीज़ एक लेवल वाले क्वेश्चन होंगे ना, उसमें एक तुम ही नहीं, सब कंफ्यूज होते हैं उन क्वेश्चनों में। तो मेरा टारगेट रहता है कि आप पहले बेसिक सीढ़ी पहले चढ़ो, उसके बाद सीढ़ी को आगे बढ़ाई जाती है। अगर आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट उन्हीं प्रश्नों को ढूंढूं, उन्हीं प्रश्नों पे काम करूं, जो 30% का पोर्शन होता है, जो एग्जाम जो विभाग होता है वो बनाता ही उसी लेवल पे है, आप 70% का पोर्शन छोड़ के 30% की तरफ भागोगे ना, तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आप 30% जब कवर कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, उन क्वेश्चनों को फिर आप सही से समझ भी लोगे। तो आप डायरेक्ट उन 30% की तरफ मत भागो, 70% पे रहने की कोशिश करो। यकीन मानो 70 से 75% तक तुम यहाँ कर जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो कितने पैसे थे उसके पास? 7 पैसे थे गोवर्धन दास के पास। गोवर्धन दास कितने शेर मिठाई लेता है हलवाई से? 2.5 शेर, 3.5 शेर, 4.5 शेर, 5.5 शेर। तो सही आंसर क्या है? 3.5 शेर लेता है। कितने लेता है? 3.5 शेर लेता है। अगला प्रश्न देखो, एक मिनट, प्रश्न बनना है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ये वाली लाइन कौन बोलता है? महंत बोलता है, गोवर्धन दास बोलता है, नारायण दास दा बोलता है? तो ये बोलता है गोवर्धन दास। जब हलवाई से पूछता है ना कि यहाँ की राजा का नाम क्या है, बोलता है चौपट राजा, और यहाँ की नगरी का नाम क्या, बोलता है अंधेर नगरी। तब जाके ये बोलता है कि वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। क्योंकि इस बाजार के अंदर सारी चीज़ें क्या मिलती है? टके शेर की रेट मिलती है। तभी तो वो एक लाइन नहीं आती कि जहाँ कपूर और कपास एक समान है, वहाँ पे निवास करना बहुत खराब है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। महंत दास बोलता नहीं है?
तीसरे अंक में ही बोलता है वो। 19वीं लाइन आ रही है, 19वां प्रश्न, इस नाटक के अंक तीन का नाम क्या है? राज्यसभा, शमशान, बाजार, जंगल। तो मुझे बताएंगे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? जंगल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 में था, बाजार 2 में है, शमशान 6 में है, राज्यसभा 4 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोकिला बायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषयन जहाँ न नेकु विवेक, यह दोहा किस अंक में है? बाजार वाले अंक में है। ये अंक को कर देते, काट देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं किस दृश्य में है, ताकि और सही जाए। कोकिला बायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय जहाँ ना नाकू नेकू विवेक, यह दोहा किस में था? दृश्य में, बाजार में, अरण्य में, राज्यसभा में, जंगल में। तो उसका सही उत्तर होने वाला है क्या? जंगल में। जो तीसरी लाइन थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, देखो ये बाह्य प्रांत से आते हैं, बाह्य प्रांत से दोनों भिक्षा लेने जाते हैं बाजार में, और बाजार में जाने के बाद ये दोनों तीनों मिलते हैं कहाँ पे? याद रखना, देखो इधर बाह्य प्रांत हो गया, ये बाजार में जाते हैं भिक्षा लेने, तीनों मिलते कहाँ पर हैं? जंगल में। जंगल के बाद दृश्य आता है राज्यसभा का, राज्यसभा के बाद आता है अरण्य का, अरण्य के बाद आता है शमशान का। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, देखो बाह्य प्रांत के बाद ये तीनों भिक्षा लेने कहाँ जाते हैं? बाजार। बाजार से साथ तीनों बैठते कहाँ पर है? जंगल में। जंगल से जाने के बाद जब महंत और नारायण दास ये छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर चौथा दृश्य आता है राज्यसभा का, पांचवा दृश्य आता है अरण्य का, और छठा दृश्य आता है आपका शमशान का। याद रखना इस चीज को। अगला प्रश्न आ रहा है 21वां प्रश्न, देखो, गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं, 2 पैसे रहने से ही मजे में पेट भरता है, यह कथन किस अंक में है? गोवर्धन दास का कथन था, ये किस अंक में था? देखो बाजार से भिक्षा लेने के बाद, दोनों बाजार से भिक्षा लेने के बाद कहाँ मिलते हैं तीनों? ये तीनों जंगल में मिलते हैं। और जंगल का अंक कौन सा था? तीसरा था। तो 2, 3, 4, 5 इसमें ऑप्शन बने भी हैं, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन का बी इसका राइट आंसर है। 22वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण नहीं रुकूंगा, ये कौन बोल रहा है? मैं तो इस नगर में अब एक क्षण नहीं रुकूंगा, नारायण दास, महंत, कल्लू बनिया। तो ये कौन बोलता है? महंत बोलता है। इस प्रश्न में ज़्यादा समय लेने की जरूरत है भी नहीं। 23वां प्रश्न बोल रहा है, चौथा दृश्य राज्यसभा का, चौथा दृश्य किसका था? राज्यसभा का था। मंत्री इसको 100 करोड़ लगे। मंत्री ने किसके लिए ये कहा था? ठीक है, कल्लू बनिया के लिए, पान वाला के लिए, गोवर्धन दास के लिए, कारीगर के लिए। किसके लिए बोला था कि मंत्री ने इसको 100 करोड़ लगे? तो पान वाले के लिए, क्योंकि पान वाला बोलता ना, महाराज पान लो पान, क्या तो राजा डर के मारे क्या सुनता? शूर्पणखा। शूर्पणखा डर के मारे बोलता है कि शूर्पणखा, बोलता ना ना हम पान के लिए बोल रहे हैं। तो तब बोलता है पागल तूने तो मुझे डरा दिया, इसलिए मंत्री इसको 100 करोड़ लगे। किसको? पान वाले को लगे। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, देखो 24वां प्रश्न है। समय की तंगी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। फरियादी की बकरी किसकी दीवार गिरने से मरी है? कल्लू बनिया की, हलवाई की, चूने वाले की, कारीगर की। तो इसका सही उत्तर क्या है? कल्लू बनिया की दीवार गिरने से मरी है। 25वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, कौन आप ही आप सोचने लगे कि अरे यह तो बड़ा गजब हुआ? कौन? कौन मतलब कौन ऐसा व्यक्ति जो आप ही आप मतलब अपने आप सोचने लगता है, मन ही मन में सोचता बोलता भी है, अरे यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ इस बात पर पूरा नगर को फूंक दे। तो मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजा के लिए ऐसा बोल रहा है कि अरे यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ इस बात पर पूरे नगर को फूंक दे? कौन बोल रहा है? कोतवाल, महंत बोलता है, मंत्री बोलता है, गोवर्धन दास बोलता है। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या है? मंत्री। मंत्री क्या बोलता है? अपने मन ही मन में सोचता है कि जब कोतवाल को फांसी की सजा मिल जाती है ना, कोतवाल को, इसलिए बोलता है कि यार अरे ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पर पूरे नगर को ही फूंक दे। छठे दृश्य का नाम क्या है? देखो प्रश्न आ गया बेसिक सा। छठे दृश्य का नाम अरण्य, जंगल, शमशान, बाह्य प्रांत। तो उसका सही उत्तर क्या है? शमशान। बाह्य प्रांत पहला था, जंगल इसका कौन सा था? तीसरा था, अरण्य इसका कौन सा था? पांचवा था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुरु जी दीवार के नीचे दबकर बकरी मर गई है, इसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। कौन बोला? गोवर्धन दास, नारायण दास, कोतवाल। तो ये कौन बोल रहा है? गोवर्धन दास बोलता है। 28वां प्रश्न बोल रहा है, नहीं बच्चा हम बूढ़े बा हमको जाने दे। ये कौन बोलता है? महंत, नारायण दास, कोतवाल, गोवर्धन दास। तो उसको कौन बोलता है? महंत बोलता है।
29वां प्रश्न बन रहा है, हम लटकेंगे हमारे सबब तो दीवार गिरी है। जब आपस में सब लोग लड़ने लगते हैं, मरने लगते हैं कि हम लटकेंगे फांसी में, क्योंकि महंत क्या बोलता है कि जो इस समय मरेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा। तो कौन बोल रहा है कि हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी थी जिससे बकरी मरी है। कल्लू बनिया बोलता है, कोतवाल बोलता है, महंत बोलता है, गोवर्धन दास बोलता है। बताओ इसका सही उत्तर क्या होने वाला है 29वें का। तो इसका सही उत्तर है कोतवाल। कोतवाल बोलता है कि हमारे सबब तो दीवार गिरी थी तो हम लटकेंगे। और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं यहाँ का 30वां, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि ना ही नीति ना सूजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। महंत ने ये लाइन किस अंक में बोली थी या कौन से दृश्य में? चौथे में, पांचवें में, छठे में, तीसरे में? तो दोस्तों जब राजा लटक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो तब जाके महंत वाली लाइन बोलता है। तो आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और आपके प्रश्न अगर आपको सच में अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, अपने लाइक कर देना है और एक कमेंट कर देना है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।